अब हम लोग डायरिया इसके ऊपर बात करेंगे। डायरिया को जब डिफाइन किया जाता है तब कहा जाता है कि पैसेज ऑफ स्टूल्स विथ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी और वॉल्यूम। सो पैसेज ऑफ अनफॉर्म्ड स्टूल मीन्स डायरिया। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डेफिनेशन में जो मैंने लिखी है उससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब प्रॉपरली स्टूल फॉर्म नहीं हो पाता है और जब उस स्टूल की फ्लूइडिटी या उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और साथ ही साथ में बार बार उस स्टूल का पास होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है डायरिया। जो डायरिया रहता है उसके होने के जो कारण है वो मुख्य कारण यहाँ पे लिखे हैं मैंने। सबसे पहला तो कारण रहता है इन्फेक्शन। किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे पैरासाइटिक हो, तो इन सब कारणों से इन्फेक्शन से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और उस कारण से डायरिया देखा जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है फूड पॉइजनिंग। ये जो भोजन की विषाक्तता है उसमें क्या हो जाता है कि नेचुरल है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसा जो फूड रहता है वो बॉडी को नुकसानदायक है, वो भी सेम कंडीशन बॉडी को करता है और उससे भी डायरिया देखा जाता है। तीसरा जो कारण है वो फूड एलर्जी, या अपन इसको फूड एलर्जी या इंटॉलरेंस दोनों हो सकता है कि बहुत से लोगों को कोई फूड की एलर्जी रहती है, तो ऐसे जो फूड्स है वो यदि उन्होंने खा लिए तब भी उससे डायरिया हो सकता है। या कोई फूड उनको पचा नहीं, जिसको इंटॉलरेंस कहते हैं, तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। अब इसके बाद है कि कई बार लोगों को रोग हो जाते हैं अलग अलग तरह के, तो वो जो रोग है उसके भी कारण डायरिया होता है। नेक्स्ट इसके बाद है ड्रग्स। कई ऐसी जो दवाइयाँ हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं वो डायरिया के लिए कारण होते हैं। इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जब हो, जैसे फियर है, डर लग जाए बहुत ज़्यादा, चिंता बहुत ज़्यादा हो, खूब ज़्यादा तनाव है किसी को, तो ये सब कारण भी जो पर्सन है उसको डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद है कि यदि कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको कि सीवियरली मालन्यूट्रिशन है और ये जो मालन्यूट्रिशन है वो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला मालन्यूट्रिशन है, तो ऐसे समय में क्या हो जाता है कि उसकी बॉडी में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते। क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सब प्रोटीन नेचर के रहते हैं, तो उस कारण से भी नेचुरल है कि उनकी बॉडी में एंजाइम्स ही कम होने के कारण डायरिया, पाचन शक्ति ही कम होती है और उसके कारण से डायरिया देखा जाता है। ये जो मालन्यूट्रिशन वाला कारण है ये बच्चों में भी होता है और ओल्ड पर्सन्स में भी देखा जाता है, क्योंकि उनमें भी यही कंडीशन होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा रहता है कि नॉर्मल है पर्सन लेकिन ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो, तब उससे भी डायरिया होने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गए इसके कारण। अब आता है कि डायरिया कितने प्रकार का होता है। अब अपन कारणों की दृष्टि से यदि देखें तो टाइप्स की दृष्टि से देखें तो जो डायरिया है वो एक्चुअल में दो तरह का कहा जाता है। किस आधार पर? तो ये जो डायरिया है वो सिम्टम की तरह यदि हो तो, है ना, क्योंकि ये एक तरह का सिम्टम ही रहता है। तो अब इसमें इस आधार पर इसके दो पार्ट किए गए हैं, फंक्शनल डायरिया और ऑर्गेनिक डायरिया, है ना। इसको ऑर्गेनिक ना कहते हुए ऑर्गेनोलेप्टिक डायरिया भी कहा जाता है। अब इसमें फंक्शनल जो डायरिया है वो क्या है? तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ जो फैक्टर्स अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए जैसे, तो उन फैक्टर्स के कारण जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, इरिटेशन प्रोड्यूस होता है और उसके कारण डायरिया हुआ। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, मतलब इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, नो लीजन इन मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि वो इरिटेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डर लगा, तो डर लगने के कारण ही हुआ, तो एकदम से इरिटेशन प्रोड्यूस हुआ और उसके कारण ये हुआ। या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ऐसे सब कारण हैं, एलर्जी हो गई, पॉइजनिंग हो गया, तो ये फंक्शनल है। अब दूसरा जो मैंने कहा था ऑर्गेनोलेप्टिक डायरिया, है ना। ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक डायरिया है इसका मेन कारण क्या रहता है कि
कि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की वही अफेक्ट हो जाती है, और वो जब अफेक्ट हो जाए तब उसके कारण जो डायरिया होगा वो कहलाता है ऑर्गेनोलेप्टिक डायरिया। अब इसमें लिखा भी है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड ड्यू टू इन्फेक्शन और डिसीज, क्योंकि वही अब हेल्दी नहीं रही है, इसलिए ये वाला जो डायरिया रहेगा वो वाला डायरिया ऑर्गेनोलेप्टिक डायरिया कहलाता है। अब ये जो दोनों तरह के जो डायरिया हैं, इनमें से जो फंक्शनल है वो तो नॉर्मली एक्यूट ही रहता है, पर ऑर्गेनोलेप्टिक में भी और ये हो सकता है। इसलिए जो डायरिया है इसको हम दो तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया। तो एक्यूट डायरिया मतलब तो आप जानते ही हो कि जो भी सडन चेंजेस आए हैं उसके कारण डायरिया हुआ, वो 1-2 दिन का रहेगा लेकिन गंभीर रहेगा, है ना। अब क्रॉनिक जो डायरिया है वो जब ऑर्गन में ही गड़बड़ी आ गई है उसके कारण होने वाला है, इसलिए ये क्रॉनिक डायरिया रहता है। नॉर्मली जो पर्सन बीमार रहते हैं उनमें भी मतलब बीमारी के कारण भी क्रॉनिक डायरिया से सफरर पेशेंट हो सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड है उनमें भी ये क्रॉनिक डायरिया होने के चांसेस होते हैं। अब आता है कि इसके अलावा भी कुछ प्रकार के डायरिया के नाम हैं, और वो कौन कौन से, तो उसमें एक आता है जिसको जनरली जिसको कहा जाता है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री का मतलब क्या कि है तो वो डायरिया लेकिन उसके अंदर ब्लड और म्यूकस भी देखा जाता है और पेन भी होता है, तो वो एक तरह की डिसेंट्री होती है। कई बार क्या होता है सिर्फ म्यूकस रहता है तो वो तो और पेन हो रहा है वो भी डायरिया ही है, लेकिन ब्लड साथ में आ जाए तब वो डिसेंट्री का रूप ले लेता है, जिसको कि दस्त कहते हैं। पता नहीं हिंदी में डायरिया को भी शायद दस्त ही कहते हैं, तो इसका अंतर नहीं मालूम मेरे को हिंदी में क्या है, पर ये डिसेंट्री है जिसमें कि डायरिया के साथ में ब्लड है। अब इसके बाद है अदर टाइप्स भी हैं, जैसे एक्यूट वाटरी डायरिया, वीनिंग डायरिया और ऑस्मेटिक डायरिया, ये 3 हैं इसके नाम दिए हुए हैं। अब ये क्या, तो एक्यूट वाटरी मतलब वही फंक्शनली है जिसमें कि कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई और एक्यूट डायरिया शुरू हो गया, वाटर टाइप का भी डायरिया हो रहा है उसमें, वाटरी है वो बिल्कुल। वीनिंग का मतलब तो आप सब जानते हो कि जब बच्चों को दूध छुड़ाया जाता है और उस समय जो डायरिया हो जाए, क्योंकि वो फूड जो है वो इंटॉलरेंस वाली कंडीशन में आ जाता है, कई बार एक्स्ट्रा अमाउंट में मदर फीड करने लगती है या जो बच्चा रहता है वही उसके लिए सेंसिटिव हो जाता है, तो ऐसा वाला डायरिया वीनिंग डायरिया कहलाता है। उसी तरह से एक है ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या हो जाता है कि ऐसे फूड्स ज़्यादा खाए जाए जो कि कैसे रहते हैं, ऑस्मोटिक मतलब कहना चाहिए कि उसमें ये जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसमें अंतर आ जाता है, और उसके कारण जो डायरिया होता है उसमें क्या है कि जो स्टूल है उसका वो लार्ज अमाउंट में रहता है, फ्रॉथी रहता है, एक्सप्लोजिव एंड एसिडिक स्टूल्स रहते हैं, मतलब उसमें इस टाइप की चीज़ें खाई जाती है जिसके कारण कि ऑस्मोटिक जो चेंजेस है वो बॉडी में देखे गए। जो सॉल्यूशंस है जो भी खाया जा रहा है वो हाई ऑस्मोलर सॉल्यूशंस है, जैसे ORS, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स, तो उनके कारण जो होता है वो डायरिया कहलाता है ऑस्मोटिक डायरिया। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के अपने डायरिया देखे अदर टाइप्स में, एक्यूट वाटरी, वीनिंग डायरिया और ऑस्मोटिक डायरिया। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट और इसके इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी तो मैं पहले ही बता चुकी कि क्या है। अब इसकी जो डाइट है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जब भी डायरिया हो जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए नॉर्मली क्या देखा जाता है कि एक्यूट डायरिया है तो ऐसे समय में तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए।